नवाज शरीफ की सिर्फ 3 दिन बाद वापसी है और वतन वापसी के बाद उनकी फौरी गिरफ्तारी से बचने के लिए नून लीग ने नवाज शरीफ के खिलाफ चलने वाले केसेस में हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। और गैर मामूली तौर पर नवाज शरीफ की दरख्वास्त आज ही दायर हुई, जिस पर आज ही नंबर लगा और आज ही 2 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की। और दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर किसी फरीक की तरफ से दरख्वास्त आने के बाद अदालत दूसरे फरीक को नोटिस जारी करती है, मगर नैब जो इस केस में नवाज शरीफ के खिलाफ फरीक है, उसका वकील अदालत की तरफ से नोटिस जारी होने से पहले ही आज कमरा अदालत में मौजूद था और नैब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर मौका अख्तियार किया कि अगर कोई वापस आना चाहता है तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जिसके बाद अदालत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत कल के लिए मुलतवी कर दी है। यानी नवाज शरीफ के लिए रिलीफ के दरवाजे खुलते जा रहे हैं और उनके सियासी हरीफ इमरान खान के लिए रिलीफ के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि साइफर केस तेजी से आगे बढ़ रहा है। नवाज शरीफ की वापसी के 2 दिन बाद यानी 23 अक्टूबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होनी है और FIA ने इमरान खान के खिलाफ अपना चालान जमा करा दिया है, जिसमें 28 गवाहान की फहरिस्त शामिल है और उन गवाहों में इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और पाकिस्तान के अमेरिका में साबिक सफीर असद मजीद भी शामिल हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट ने जिस रियासती निज़ाम का इस्तेमाल करके इमरान खान को इक़्तिदार तक पहुँचाया और फिर इमरान खान की ख्वाहिश पर नैब, FIA, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने दीगर सियासी जमातों को टारगेट किया, नून लीग को टारगेट किया। आज वही रियासती निज़ाम इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, जो ना सिर्फ गलत है बल्कि अफसोसनाक है और इसके नताइज मनफी ही निकलेंगे, जैसा कि माजी में निकले हैं। मगर इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उरूज और जवाल की यह कहानी ना सिर्फ सबक आमूज़ है बल्कि पाकिस्तान के रियासती और सियासी निज़ाम की हकीकत भी है। आइए उनकी ये कहानी उनके अपने बयानात की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। 19 साल तक इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर ताल्लुकात की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, लेकिन 2 साल पहले कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिससे ये ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। और ये 2 वाक़यात एक फ़ौजी अफसर को DGISI के अहदे से हटाने और एक फ़ौजी अफसर को DGISI के अहदे पर लगाने और फिर इसे उसी अहदे पर बरकरार रखने से मुताल्लिक है। मगर इन वाक़यात के बाद भी इमरान खान को ताल्लुकात बेहतर करने के कई मौक़े मिले जहाँ वो सियासी हिकमत अमली के तहत अपने अहदाफ को पहुँच सकते थे, मगर उन्होंने एक के बाद एक ऐसा कदम उठाया कि ये ताल्लुकात बदतरीन सतह पर पहुँच गए और तहरीक इंसाफ एक ऐसी मुश्किल पोजीशन में चली गई जहाँ से फौरी तौर पर निकलने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। इस पूरे मामले का तफसील से जायज़ा लेते हैं। इमरान खान ने 1996 में तब्दीली का नारा लगाकर अपनी जमात तहरीक इंसाफ बनाई, मगर 6 साल तक यानी 2002 तक PTI सिर्फ एक शख्स की जमात थी। कौमी असम्बली में एक ही सीट जीत पाई। फिर इमरान खान ने नज़रियाती सियासत का नारा तो लगाया मगर पावर पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया। इमरान खान ने उससे पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुतनाज़ रेफरेंडम में उनके हक़ में इस उम्मीद पर वोट दिया कि वो उन्हें इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें दिलवाएंगे, मगर जनरल मुशर्रफ ने सिर्फ चंद सीटों की पेशकश की। यहाँ से इमरान खान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ हो गए और फिर जब 2008 में इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की वतन वापसी हो गई थी, तो इमरान खान ने 2008 के इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। फिर मुल्क में एक नई इस्टेब्लिशमेंट आई और 2008 में जनरल पाशा DGISI बन गए। यहाँ से इमरान खान ने अपने नए सियासी सफ़र का आगाज़ किया। वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब होते चले गए और 2010 से 2012 तक जनरल पाशा की सरबराही में प्रोजेक्ट PTI यानी पाकिस्तान में तब्दीली के नाम पर एक नई सियासी जमात को परवान चढ़ाने के अमल का आगाज़ हो गया। 2011 में दूसरी जमातों से लोगों को तोड़ कर PTI में शामिल करवाने का सिलसिला शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ के मौजूदा सदर परवेज़ इलाही खुद ही इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि जनरल पाशा उनकी साबिका जमात काफ लीग को तोड़कर लोगों को PTI में शामिल करवाते थे और यूं ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। मगर पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत के बाद नून लीग ने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग के खात्मे का नारा लगाया। 2013 में नून लीग की हुकूमत कायम हुई, मगर इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग की हुकूमत कायम होने के बाद प्रोजेक्ट PTI से तेज़ी से काम शुरू कर दिया। नून लीग की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए अगले ही साल यानी 2014 में इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से इस्लामाबाद में धरना करवाया गया और नवाज शरीफ से इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ने मिलकर इस्तीफे का मुतालबा किया। एक ने सरेआम किया, एक ने पीठ पीछे किया, लेकिन जब नवाज शरीफ ने मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया तो फिर बाकायदा इस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया गया और ये काम मुल्क में जनरल बाजवा की सरबराही में आने वाली इस्टेब्लिशमेंट ने किया। जनरल बाजवा 2016 में आर्मी चीफ बने, लेकिन वो भी PTI प्रोजेक्ट को आगे लेकर चले। साबका आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उस वक्त के ISI के DGC मेजर जनरल फैज़ हमीद ने अदलिया के जरिए उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करवाया, फिर उन्हें पार्टी सदारत से हटवाया गया, फिर उन्हें ताहयात नाअहल करवाया गया और 2018 के इलेक्शन से पहले नून लीग को क़यादत से महरूम कर दिया गया। फिर एहतसाब अदालत के जरिए फैसला करवाकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में डाल दिया गया और सेनेट में नून लीग की अक्सरियत को रोकने के लिए बलूचिस्तान में नवाज शरीफ की हिमायत याफ्ता हुकूमत ख़त्म करवाई गई। एक नई जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई और इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता उस जमात की बलूचिस्तान में हुकूमत कायम की गई, जिसने फिर तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया। उस वक्त नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और जनरल बाजवा पर तनकीद हुई तो इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन से पहले मई 2018 में इंटरव्यू में जनरल बाजवा का दिफा करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में
जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल आया है। उसने कौन सी ऐसी चीज़ की है मुझे बताएं, सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो वो खिलाफ हो गया है। यूं 2018 में तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए बाकायदा स्टेज तैयार हो गया और इमरान खान को इक़्तिदार मिल गया। इक़्तिदार मिलते ही इमरान खान ने अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया, मगर नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाना शुरू कर दिया, फौजी मुदाखलत पर तनकीद की। लेकिन इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट का दिफा करते थे, दावा करते थे कि हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं, तारीखी ताल्लुकात हैं, तारीखी आर्मी चीफ हैं, उसकी तारीखी कारकर्दगी है। दिसंबर 2018 को एक इंटरव्यू में कहा कि एक एस्टैब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की, जो टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज पर खड़े हैं। फिर 1 नवंबर 2020 में इमरान खान ने एक तकरीर के दौरान कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया है, ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू इनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब है कि ये ठीक लोग हैं। बात यहाँ तक भी महदूद नहीं थी, बल्कि वज़ीर आज़म की हैसियत से इमरान खान जनरल बाजवा को तालीम के शोबे में तवज्जो पर खराज तहसीन पेश किया करते थे। 9 दिसंबर 2019 को इमरान खान ने बयान दिया कि मैं जनरल बाजवा आपको भी दाद देता हूँ कि आर्मी बैकग्राउंड से होते हुए जितना आप तालीम पर जोर देते हैं, इसके लिए भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन जब अपोजिशन फौज की मुदाखलत पर तनकीद कर रही थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान तनकीद कर रहे थे, तो 18 दिसंबर 2020 को इमरान खान ने एक इंटरव्यू में जनरल बाजवा के सब्र और ठहराव की तारीफें करते हुए कहा कि मैं जनरल बाजवा की आज एक तारीफ करता हूं। इस तरह किसी आर्मी चीफ को अटैक करने से फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी हैं, इसके अंदर ठहराव है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता तो बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो यकीन रखते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, और ये इसलिए जनरल फैज़ और जनरल बाजवा पर अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं। यहाँ आर्टिकल 6 लगता है, गद्दारी का केस है। बड़ा कम होता है कि मुल्क में सिविल और मिलिट्री के इतने अच्छे ताल्लुकात हों। हमारी इस वक्त ज़बरदस्त रिलेशनशिप है जिसकी इनको तकलीफ है। फिर 12 मई 2020 को जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद पर अपोजिशन की तनकीद को इमरान खान ने गद्दारी कह दिया और अपोजिशन को गद्दार डिक्लेयर करके आर्टिकल 6 लगाने की बात करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ISI चीफ को हिट कर रहे हैं और फौज को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ बगावत करो। आप जब फौज को कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और ISI चीफ ये दो गंदे हैं, बाकी फौज ठीक है, तो आप यही कह रहे हैं ना। अब क्या फौज कोई डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन करेगी? आप फौज को कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करो, इससे बड़ी गद्दारी क्या है? यही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर भी इमरान खान जनरल बाजवा का दिफा करते थे। 3 दिसंबर 2020 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह बयान दिया कि मेरा वाकई ये ख्याल है कि ये हमारा सबसे हम आहंग ताल्लुक है, हमारे दरमियान मुकम्मल राब्ता है, हम साथ मिलकर काम करते हैं, फौज जमहूरी हुकूमत की पॉलिसीज़ के साथ खड़ी है। फिर 17 अक्टूबर 2020 को इमरान खान ने बयान दिया कि मेरे टाइगर्स और पाकिस्तान के नौजवानों सुनो गौर से, आर्मी चीफ और DG ISI पर यह हमला जनरल बाजवा पर हमला नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज पर हमला है। यही बात नरेंद्र मोदी कर रहा था। हिंदुस्तानी अखबारों में बड़ी तारीफें हो रही हैं कि नवाज शरीफ बड़ा जमहूरी आदमी है। जिस तरह जनरल बाजवा ने इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, जिस तरह उसने हमारा साथ दिया जब मुल्क में पैसा नहीं था, तो 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपना डिफेंस बजट में कट लिया क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी में आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े हैं। फिर इमरान खान ये भी कहते थे कि ऑपोजिशन को मसला ही फौज से इसलिए होता है क्योंकि फौज को उनकी करप्शन का पता होता है, मुझे क्यों मसला नहीं होता। 1 अक्टूबर 2020 को इमरान खान ने बयान दिया कि इनको प्रॉब्लम आता ही क्यों है। सवाल तो ये पूछें, मुझे क्यों नहीं प्रॉब्लम हुआ, इनको क्यों प्रॉब्लम होता है। ये आते हैं चोरी करने के लिए। हमारी जो एजेंसीज हैं ISI और MI, ख़ासतौर पर ISI, उनको पता चल जाता है इनकी चोरियों का। और फिर इमरान खान ISI की तरफ से वज़ीर आज़म की फ़ोन कॉल टैप करने की भी हिमायत करते थे और कहते थे कि ISI मेरी हिफाजत के लिए ऐसा करती है। ये इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ उरूज की कहानी थी, मगर इमरान खान के सियासी करियर में 2 ऐसे वाक़यात हुए जिसने इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ जवाल में अहम किरदार अदा किया। ये 2 वाक़यात 2 साबिका DG ISI से मुताल्लिक हैं। एक साबिका DG ISI का नाम जनरल फैज़ हमीद है और दूसरे साबिका DG ISI का नाम जनरल आसिम मुनीर है जो मौजूदा आर्मी चीफ है। और इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ जवाल की कहानी एक DG ISI यानी जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाने से शुरू हुई और दूसरे DG ISI यानी जनरल फैज़ हमीद को ओहदे पर लगाकर और फिर उन्हें उसी ओहदे पर बरकरार रखने की कोशिशों के बाद शुरू हुई। 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत कायम हुई तो उनके जो पहले DG ISI बने वो जनरल आसिम मुनीर थे।
लेकिन 2019 में तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के तहत रिश्वत लेने के इल्ज़ामात लगे। इमरान खान की अहलिया, उनके ख़ानदान और दोस्तों पर इल्ज़ामात लगे और इसी दौरान उस वक्त के DGI जनरल आसिम मुनीर ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को इस करप्शन की तफसीलात की रिपोर्ट दे दी। मगर इमरान खान ने इस रिपोर्ट पर एक्शन लेने के बजाय जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ ही एक्शन ले लिया और उन्हें ओहदे से ही हटा दिया। जून 2019 को जनरल आसिम मुनीर को उनके ओहदे पर तैनाती के सिर्फ 8 महीने बाद ही हटा दिया गया। हालांकि उस ओहदे की मुद्दत 3 साल की होती है। फौज ने इस तब्दीली की कोई वजाहत नहीं दी, लेकिन जनरल आसिम मुनीर को कोर कमांडर बना दिया गया और ISI में उनकी जगह एक सख्त गिर अफसर यानी जनरल फैज़ हमीद ने ले ली, जो DGC की हैसियत से ही इमरान खान के लिए सियासी इंजीनियरिंग में अहम किरदार अदा कर चुके थे। इस तरह इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को तो ओहदे से हटा दिया, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात बरकरार रहे और जनरल फैज़ हमीद के जरिए इमरान खान न सिर्फ अपनी हुकूमत और इत्तेहादियों को मैनेज करने लगे, बल्कि अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन को भी तेज करते चले गए। और सिर्फ यही नहीं, बजट की मंजूरी, अरकान कौमी असम्बली की हाजिरी और बैरून मुल्क जाकर फंडिंग का इंतजाम करवाने के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा करने लग गई थी। ये सब कुछ एक ऐसे वज़ीर आज़म के दौर में हो रहा था जो अपोजिशन में होते हुए दावे करते थे कि मैं चाहता हूँ कि मैं वैसा वज़ीर आज़म ना बनूं जिसके हाथ बंधे हों, इस्टेब्लिशमेंट पीछे बैठी हो, एजेंसीज मुल्क चला रही हों और मैं एक पुतला बैठा हूं। 2004 में इमरान खान ने सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं वो वज़ीर आज़म बनूं जो जब वज़ीर आज़म बने तो मुल्क में अपने मैनिफेस्टो पर अमल करे। वो वज़ीर आज़म ना बने जिसके हाथ बंधे हों, पीछे इस्टेब्लिशमेंट बैठी हो, वो डिक्टेशन दे रही हो, एजेंसियाँ मुल्क चला रही हों और मैं एक पुतला बना बैठा हूँ। इसी तरह 7 जुलाई 2012 को इमरान खान ने यह दावा किया कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, यह मैं कभी आपके सामने एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा कि मैं बेबस हूँ। देखे जी, फौज नहीं कुछ करने दे रही, ये तो कोई बहाना नहीं। अगर फौज नहीं करने दे रही तो मैं नाअहल हूँ, इसका मतलब मैं डिज़र्व ही नहीं करता प्राइम मिनिस्टर बनना। अगर मेरा कोई रास्ता रोकेगा और मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं अवाम के पास वापस जाऊँगा। फिर 2018 की हुकूमत हासिल करने से पहले 26 जनवरी 2017 को इमरान खान ने बयान दिया कि मैं वज़ीर आज़म तो अभी तक नहीं बना, मैं 10 साल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कैप्टन ज़रूर था। जब मैं समझता था कि जिस टीम से मैंने मैच जीतना है, जब वो टीम मुझे नहीं मिली, मैंने कहा आप किसी और को कैप्टन बना दें। 2 दफ़ा मैंने रिज़ाइन किया। मैं ये बता रहा हूँ कि आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होता कि जब आप डिलीवर ना कर सकें तो कहें जी मुझे उसने नहीं करने दिया या उसने नहीं करने दिया। आपकी जिम्मेदारी होती है, जब आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आपने डिलीवर करना होता है। अगर कोई इदारा आपके साथ नहीं चल रहा है तो आप उसको चलाएं। अगर फिर भी नहीं चलता तो एक डेमोक्रेट के पास एक ही जगह होती है, आवाम के पास जाए। लेकिन बाद में इमरान खान ने खुद तस्लीम किया कि वज़ीर आज़म होते हुए उन्हें बजट इजलासों में अरकान को बुलाने के लिए एजेंसीज को कहना पड़ता था। 16 जुलाई 2022 को इमरान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान एतराफ़ किया कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, इत्तिहादी थे, ब्लैकमेल होते थे, बिल पास करवाना हो तो मिन्नतें करनी पड़ती थीं, अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेकर आओ असेंबलीज़ में वोट करवाने के लिए। फिर 12 फरवरी 2023 को इमरान खान ने बयान दिया कि जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी वो सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके थे। एक आदमी को जब इतनी ज़्यादा पावर मिल जाए लेकिन उसको कोई पूछने वाला ना हो, कोई चेक ना कर सकता हो, तनकीद तो इमरान खान की होती थी। हर दूसरे दिन हर रोज़ टीवी पर गालियाँ सुन रहा हूँ, तनकीद हो रही है, पंचिंग बैग तो मैं था। यानी एक तरफ इमरान खान एजेंसीज़ के ज़रिए अपनी हुकूमत चलाते थे, अपना सियासी डोमेन सरेंडर करते थे, हुकूमत से जाने के बाद ये गिला करते थे कि उनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं था। हालांकि उससे पहले कहते थे कि मैं कभी कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, मगर हुकूमत में आने से पहले कहते रहे कि मैं कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। इसके बावजूद इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। मगर 2021 में एक बार फिर एक तनाज़ा खड़ा हुआ और वो मामला था नए DGI की तैनाती का। उस वक्त यह खबर चली कि जनरल बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा है कि अगर आप जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं तो उन्हें 1 साल के लिए कोई कोर कमांड करनी होगी। मगर इमरान खान ने जवाब दिया कि वो जनरल फैज़ हमीद को DGI के ओहदे पर बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए रूल्स में तब्दीली करके ISI को ही एक कोर बना दिया जाए। और इस तरह इमरान खान रुकावट बन गए। उन्होंने जनरल नदीम अंजुम की तैनाती को कई दिनों तक इल्तवा का शिकार बना दिया। हर तरीके से उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को ओहदे पर बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने खुद DGI जनरल नदीम अंजुम का इंटरव्यू करने के बाद उनकी तैनाती तो कर दी, मगर इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तिलाफात का आगाज़ हो गया और यहीं से इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के साथ जवाल का सफ़र भी शुरू हो गया। वैसे तो मुल्क के वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो जिसे चाहे DGI बनाए या रखे, मगर खुद इमरान खान ने तस्लीम किया कि वो जनरल फैज़ हमीद को DGI के ओहदे पर बरकरार ही इसलिए रखना चाहते थे ताकि वो उनकी हुकूमत को गिरने से बचाएं, यानी गैर जमहूरी काम करें और मुदाखलत करें। वज़ारत उज़्मा का ओहदा जाने के बाद 5 मई 2022 को इमरान खान ने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुझे
जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो जब तक ये सर्दियां ना निकल जाएं। मैंने तो ये ओपनली कहा था, ये छुपी हुई बात नहीं है, मैं ओपनली कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त हो तो जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है आप उसे तब्दील नहीं कर सकते, वो हुकूमत की आंखें और कान है। और फिर इसी बुनियाद पर इमरान खान के जनरल बाजवा से ताल्लुकात मजीद ख़राब हुए और फिर जनरल नदीम अंजुम जो नए DGI बने, उन्होंने बताया कि जब वो DGI बने और उनको बनने के लिए नामजद हुए तो इमरान खान ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मईशत सबसे बड़ा मसला है। मगर इमरान खान ने कहा कि नहीं, अपोजिशन सबसे बड़ा मसला है। मैं जब खुद DGI बना तो मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो मैंने कहा सर मेरी नज़र में ये हमारे मुआशी मसाइल हैं। बहरहाल जिन्होंने सवाल पूछा वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हुए, उनकी नज़र में हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था। इस तब्दीली के बाद इमरान खान के लिए सियासी मैनेजमेंट मुश्किल हो गई। जनरल बाजवा ने इमरान खान की गैर मशरूत सियासी सहूलतकारी से इनकार कर दिया। जनरल नदीम अंजुम ने जनरल फैज़ हमीद जैसा बनने से इनकार कर दिया और यूँ इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ दबाव बढ़ता चला गया। अपने ही सियासी अराकीन आंखें दिखाने लग गए, इत्तिहादी बार्गेनिंग करने लग गए। इमरान खान की हुकूमत कमज़ोर होती चली गई और 9 अप्रैल को उनकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो गई। इमरान खान को गुस्सा था कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत नहीं बचाई और यहाँ से उन्होंने एक ऐसा बयानिया बनाया जिससे उन्हें इब्तिदा में बहुत मकबूलियत मिली, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से उनके खिलाफात बढ़ते चले गए। और वो बयानिया ये था कि उनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद अमरीकी साजिश का नतीजा है और सियासतदानों समेत इस्टेब्लिशमेंट इस साजिश में मुलविस है। मगर साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो इमरान खान को हर मौके पर रिलीफ फराहम करते थे, उनके लिए हम ख्याल बेंचेस बनाते थे, उन्होंने भी इमरान खान की इस साजिशी बात को तस्लीम नहीं किया और तहरीक अदम-ए-एतमाद को मुस्तरद करने की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में ही मुस्तरद कर दिया और कौमी असम्बली बहाल करने का हुक्म दे दिया। यानी अदालत ने जो साइफर के जरिए एक बयानिया बनाया गया था उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मगर इमरान खान सड़कों पर आ गए, जलसे करने लग गए और अमरीकी साजिश का बयानिया बनाने लग गए और पहले फौज को न्यूट्रल कहा और कहते रहे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इसलिए मेरा साथ दो। 8 मई 2022 को एक तकरीर में इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है, उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में तुम्हारे से जवाब लूंगा। इसके बाद इमरान खान ने 2 अक्टूबर 2022 को कहा और एक तकरीर में कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि कौम आपको माफ़ कर देगी कि आप कहें हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ़ करेगी। अगर आपके घर पर डाका पड़े और चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं, क्या आप अपने चौकीदार को माफ़ कर देंगे? इसके बाद इमरान खान ने जनरल बाजवा को इस साजिश का हिस्सा करार देना शुरू कर दिया। यानी न्यूट्रल से बाकायदा तौर पर इमरान खान उन्हें गद्दार, जानवर, मीर सादिक और मीर जाफर कहने लग गए। 8 मई 2022 को इमरान खान ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक। मीर जाफर जो मुगलों के गवर्नर सिराजुद्दौला का सिपह सालार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर गद्दारी की सिराजुद्दौला से। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेज़ों के साथ मिलकर गद्दारी की। एक तरफ इमरान खान जलसे जुलूसों में जनरल बाजवा पर तनकीद कर रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ इमरान खान की ख्वाहिश थी कि जनरल बाजवा फिर से उनका साथ दें, असेंबलियाँ तहलील करा दें और इलेक्शन का ऐलान करवा दें ताकि फिर से उनके इक़्तिदार का रास्ता हमवार हो। और ऐसा करने के लिए इमरान खान ने जनरल बाजवा पर मुसलसल दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया था और इमरान खान अपने इस दबाव में कुछ हद तक कामयाब भी हो गए थे। जैसे जनरल बाजवा की शख्सियत थी, इमरान खान को कामयाबी मिल रही थी क्योंकि इक़्तिदार से निकलने के बाद भी जनरल बाजवा इमरान खान से ऐवान सदर में मुलाकातें करते थे। खुद इमरान खान ने तस्लीम किया कि इक़्तिदार से निकलने के बाद वो जनरल बाजवा से सिर्फ एक एजेंडे पर मिले और वो एजेंडा इलेक्शन कराने का था।